134 भारत का इतिहास, ठीक है, 1707 से लेकर के 1950। बीएजी सेकेंड ईयर आप देखेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है BHIC 134 रहेगी। इसमें हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 है, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने के मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है देखिएगा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक मतलब समझते हो, यानी जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजी शासन आ गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, उस समय हमारे देश में कृषि कैसी हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि में क्या क्या परिवर्तन आ रहा था भाई, खेती होती कैसे, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको लेकर के हमें यहाँ करना है, क्या करना है इसमें, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के अधीन वाणिज्यीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ये वाणिज्यीकरण क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा, और वाणिज्यीकरण के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो एग्जाम में बना, जिस पर हम लोग ज्यादातर जो क्लास होने वाली है हम पढ़ेंगे, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, या कह लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो कर व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, उसमें अस्थाई बंदोबस्त को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता जरूर है। और दूसरा है, अगर आप देखेंगे तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कौन सा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। एक चीज मैं बताऊं, जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जब अंग्रेजों की सरकार आती है, तो जो भू राजस्व लिया जाता था यहाँ पर, उन्होंने कई सारे भू राजस्व प्रथाएं लेकर के आई। भाई जमीन का जो किसानों से राजस्व लिया जाएगा, जो कर लिया जाएगा, राजस्व क्या है, यानी जो भूमि पर कर लिया जाता, किसान जैसे भाई अपने खेत पर खेती करता है, तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है या कर देना पड़ता है। तो जो टैक्स और कर देना पड़ता था, अंग्रेजों ने इसमें काफी क्या किए थे, बदलाव किया, या काफी उसमें क्या करने का प्रयास किया गया, चेंज करने के, परिवर्तन को किया गया। उसी को हम लोग बोलते हैं बंदोबस्त, ठीक है। तो उसमें आता है कि अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, और अंग्रेजों ने 3 किया था, तीसरा था महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आखिर वाणिज्यीकरण होता क्या था, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखो एक चीज मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर जो खेती होती थी ना, हमारे देश में जो खेती होती थी ना, हम सिर्फ खाने पीने के लिए खेती करते थे। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में भाई मेरी खेती कैसी होती थी, हम जैसे चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, आलू है, मटर है, टमाटर है, या हम दालें हैं, उनकी खेती होती थी। तो भारत में जो ज्यादातर खेती होती थी, खाने पीने के लिए खेती करते थे हम लोग ना, खाद्यान्न के लिए करते हैं। आज भी अगर किसी के पास 2-4 बीघे या 1-2 किला अगर खेत होगा, तो ज्यादातर खेती कैसी होती है, सिर्फ घर परिवार खा ले, और उसमें अगर थोड़ा बहुत बच जाता है, तब आदमी बेचने की बात करता है। अब बात करेंगे ये वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। देखो वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ, हम करते तो जरूर हैं, हम खेती तो करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ बेचने के उद्देश्य से जब किया जाता है, यानी जब ऐसी कृषि फसल का जैसे जब किसान किसी ऐसी फसल का उत्पादन करता है जिसको सिर्फ मार्केट में बेचने के उद्देश्य से करता है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ मार्केट या बाजार में सिर्फ उसका उद्देश्य क्या है, बेचना, बेचना ही उद्देश्य रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्योंकि जब देश में, हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, जो अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था भाई, अंग्रेजों के यहाँ पर क्या लगे थे, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे थे, तो उनको यहाँ से खूब सारा कच्चा माल चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे देश में ना, जैसे नील की खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती, इसकी खेती करवाने लगे। एक बात बताओ, जब हमारे देश का किसान नील बोएगा, अफीम बोएगा, या कपास का उत्पादन करेगा, तो नील तो कोई खाता नहीं है, या कह सकते हो कि अफीम तो कोई खाता नहीं। तो भाई मेरे, जब किसान नील की खेती करता था, अफीम की खेती कर, नील अफीम का उत्पादन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो ब्रिटेन में जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे थे, वहां के लिए कच्चा माल जाता था, जैसे नील कपड़ों में लगता था, अफीम का भी खूब सारा व्यापार होता था, ब्रिटेन में होता था, चाय जो होती थी, अंग्रेज उसको चीन में खूब सारा बेचते थे। तो कह सकते हो कि भारत में जो खेती हो रही थी, एग्रीकल्चर यानी अंग्रेज के आने के बाद जो खेती हुई, वह व्यवसायिक खेती हुई, यानी बाजार में बेचने के उद्देश्य से भारत में खेती करनी पड़ी। और खाने पीने की जो फसलें होती थी, जैसे गेहूं है, चावल है, धान है, जव है, मक्का है, बाजरा है, इनका हम खाने पीने की चीज हम कम करने लगे। इससे क्या हुआ कि हमारे देश पर काफी प्रभाव पड़ा। एक मान लो कि जैसे तुम्हारे यहाँ पर खेती होती थी, तुम्हारे यहाँ पर आलू बोई जाती है, मटर बोई जाती है, टमाटर है या गोभी है, मतलब सब फल सब्जी
और इसकी खेती होती थी। और उसी जगह पर तुम्हारे सारे खेतों में अगर अफीम बोया जाएगा, नील बोया जाएगा, अगर अफीम और नील की खेती हुई, अफीम तो नील खाओगे नहीं, तो अब इसको सिर्फ तुम मार्केट में बेच सकते हो। तो खाने पीने की जो फसल, ध्यान सुना, जब हम लोग खाने पीने की फसलों को छोड़ करके सिर्फ बाजार में बेचने के उद्देश्य से अगर हम किसी फसल का उत्पादन करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। यानी हम बाजार के लिए खेती कर रहे हैं, हम सिर्फ बेचने के लिए खेती कर रहे हैं और हम खाने वाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे गन्ना की खेती की जा रही है, अफीम है, नील है, कपास है, इनकी खेती अगर की जाती है, यही है वाणिज्यिक खेती। और अंग्रेज वाणिज्यिक खेती क्यों करवाते थे? भाई मेरे ऐसा इसलिए करवाता था ताकि वो ब्रिटेन में जो बड़ा-बड़ा उद्योग धंधा लगा है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी लगी है, वहाँ के लिए उसको कच्चा मेल माल सिके। अरे भारत में खाने-पीने की चीज़ खत्म हो जाए या यहाँ के लोग गरीब हो जाएँ, या यहाँ पर भुखमरी फैल जाए, उससे क्या मतलब है? उसका तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में कच्चा माल जाना चाहिए था। ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था ना, उस पर कलर लगता था, जैसे नील चढ़ाई जाती थी। तो नील का उत्पादन हमारे किसानों से खूब करवाते थे, ठीक है? ताकि यही तो वाणिज्यिक कृषि है। और ध्यान रखना, अगला हम बात करेंगे कि जब हमारे देश में वाणिज्यिक कृषि होने लगी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? भैया अगर भारत में वाणिज्यिक कृषि क्या होगी, तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? हमारे यहाँ पर खाने-पीने की जो फसलें होती थी, वो कम हो गई। तो हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो गई। हमारे देश में भैया भुखमरी की समस्या खूब बढ़ी। दूसरा, हमारे देश में दरिद्रता यानी गरीबी लोगों में खूब बढ़ी। यानी जब हम लोग सिर्फ बाजार में बेचने के उद्देश्य से खेती करेंगे, तो क्या होगा? हमारे यहाँ का किसान क्या हो गया? धीरे-धीरे दरिद्र हो गया। यानी गरीबी बढ़ी, यानी हमारे देश में गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी। और हमारे समाज में भी अगर आप देखोगे, तो हमारा समाज में भी काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें क्या हुई? कम होती चली गई। एक बात बताओ, अगर हम लोग अफीम बोएँगे, गन्ना लगाएँगे, कपास बोएँगे और चाय की खेती होगी, तो इससे क्या होगा भाई? जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है, इनका तो उत्पादन कम हो गया, बंद हो गया, तो गेहूँ की कमी हो गई, चावल की कमी हो गई, दालों की कमी हो गई। जब गेहूँ, चावल, दाल का उत्पादन नहीं होता था, तो भारत में खाने-पीने की कमी हो गई, भुखमरी बढ़ी, अकाल-अकाल, बड़े-बड़े अकाल पड़ने लगे और हमारे समाज में एक प्रकार से लोगों में लड़ाई, झगड़ा, विरोध, इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ़ ऐसा उत्पादन करवाना चाहता था जिससे खुद फ़ायदा कर सके। वो क्या किस लिए करते थे? वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए खेती करवाता था। इसीलिए तो किसानों से कहता था कि तुम नील की खेती करो, तुम अफ़ीम की खेती करो, गन्ने की खेती करो, चाय की खेती करो। तो चाय है, नील है, अफ़ीम है, गन्ना है, इनको सिर्फ़ आदमी बाज़ार में, यानी कम बाज़ार में जब होता है ना, बेचने के उद्देश्य से खेती की जाती। इसको किसान खाने के लिए नहीं। और भाई गेहूँ की जगह, चावल की जगह, दाल की जगह जब इसकी खेती हुई, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, इस प्रकार की समस्या क्या रही? खूब बढ़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए वाणिज्यीकरण क्या होता है, और वाणिज्यीकरण होने से क्या हुआ? हमारे देश में उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ा। और ख़ास तौर से जिसे हम लोग बहुत बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, जिस क्वेश्चन को, हम उसको पढ़ेंगे बंदोबस्त की। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आखिर ये बंदोबस्त क्या है, सुनिएगा। जब देश में अंग्रेज आए, ठीक है, 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर जीता। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? 1757 में प्लासी का युद्ध जीता अंग्रेजों ने और 1764 में बक्सर जीता। और प्लासी और बक्सर जब जीत लिया, तो उनको बहुत सारी जमीन मिल गई, जमीनी अधिकार मिल गए। तो भाई जब उनके पास जमीन आ गई, खेती आ गई, तब उनको क्या करना था? किसानों से कैसे भू राजस्व लिया जाएगा, यानी किसानों से कैसे कर लिया जाएगा, किसानों से कैसे भूमि का राजस्व लिया जाएगा, उसके लिए उन्होंने कई सारी तकनीक लेकर के आते हैं। उसी में हमें पढ़ना अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों की बात करूँ, ख़ास तौर से 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इनके आने की संभावना भी क्या रहती है? बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। एग्ज़ाम में खूब आता है ज़्यादातर आने के, या कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अस्थाई बंदोबस्त आ सकता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। बंगाल में अस्थाई, देखो, कर्नवालिस ने भारत आकर के महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था देश को दरिद्र बना रही है। देखो, एक एक नाम है, एक अंग्रेज का नाम है लॉर्ड कर्नवालिस। ये क्या है? एक गवर्नर जनरल है। क्या नाम उसका? लॉर्ड कर्नवालिस।
ये अंग्रेज था, ये बाहर हमारे देश में आया था। ये हमारे देश में पता क्यों आया था? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो खेती होती थी ना, अंग्रेजों को जो राजस्व मिलता था, जो कर मिलता था, जो लगान मिलती थी, वो भैया बहुत कम मिलती थी। तो अंग्रेजों ने ना क्या, अंग्रेज ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, एक अधिकारी को भेजा या एक वायसराय कह सकते हैं, गवर्नर जनरल को भेजा, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है जो बंगाल अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया। इसी का नाम क्या है? यही कौन लेकर के आया था? अस्थाई बंदोबस्त कौन लेकर के आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे देश में आया ना, तब उसको लगा कि भाई अंग्रेजों को जितना राजस्व मिलना चाहिए था उतना तो मिल ही नहीं रहा है, और हमारी जो व्यवस्था है, यानी पुरानी जो सिस्टम था हमारा राजस्व लेने का, किसानों से कर लेने का, लगान लेने का, वो तो बड़ा पुराना सिस्टम था। उससे क्या हो रहा था कि हमारा देश गरीब हो रहा था, और दूसरा हमारी कृषि का भी पतन हो रहा था। ये किसने देखा? ये सब भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि भारत में उत्पादन भी कम हो रहा है, यानी हम लोग उत्पादन भी हमारा कम हो रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके लिए आया था, अंग्रेजों ने जिसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के भेजा था, कॉर्नवालिस को महसूस हुआ कि कंपनी को जितना फायदा होना चाहिए, जितना लगान आनी चाहिए, कंपनी को जितना किसानों से पैसा कमाना चाहिए, उतना पैसा तो कमा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को अंग्रेजों ने भेज दिया हमारे देश में कि भाई जाओ वहां पर कुछ ऐसा करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा कर मिले, किसानों से ज्यादा हम लगान ले सकें। तो यहाँ पर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, तब यहाँ पर एक बंदोबस्त आता है जिसको माना जाता, कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट को इसको बोला जाता है। ठीक है, कंपनी कृषि के बृहद और नियमित अधिशेष से आशा की जाती थी। कंपनी सोचती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सोचती थी हम भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। कर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी भारत से जिन वस्तुओं को यूरोप के बाजार में बेचने के लिए जाना चाहती है, वह उत्पादन में कमी आई है। यानी कर्नवालिस ने देखा भैया कि हमको ब्रिटेन में कपास ले जानी है, नील ले जाना है, अफीम ले जानी है, चाय ले जानी है, तो भारत में ना तो चाय की खेती हो रही है, ना तो अफीम की खेती हो रही है, या इन चीजों की कमी कम हो रही है। मसलन कह सकते हो कि भारत में जैसे रेशम है, सूत है, आदि का जो कि खेती थी बहुत कम होती थी, और अंग्रेजों की खेती ये चीजें बहुत चाहिए थी। ठीक है, जब कृषि पतोन्मुख थी, वह हस्तशिल्प उद्योग भी, यानी भारत में जब कर्नवालिस आया ना, तो हमारे यहाँ पर खेती की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, और हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे भी धीरे धीरे बहुत खराब हो रहे थे। लंदन में बैठे अधिकारियों ने की ओर से कर्नवालिस ने महसूस किया कि काराधन की अनियमितता और व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार था। यानी कह रहे हैं कि भारत में क्या था, खेती नहीं होती थी, और व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं चला था, और अंग्रेजी अधिकारी यहाँ जो थे वो खूब सारा भ्रष्टाचार भी करते थे। कौन करता था? अंग्रेजी अधिकारी करते थे, और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से राजस्व भी नहीं मिलता था। इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया अंग्रेजों ने भेज दिया हमारे देश में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या सोचा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर सोचा कि हमें जो कर मिलता है, जो हमें लगान मिलती है, वो फिक्स करना उसने सोचा। देखो, अतः भूकर को अस्थायी तौर पर निर्धारित करने का निर्णय किया। किसने लिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि हम किसानों से जो हम हमें जो लगान लेना है, जो राजस्व लेना, जो कर लेना है, हम उसको अस्थाई कर दें। इसलिए तो अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है। उसको अस्थाई करने की उसने सोचा। सरकार ने, ध्यान रखना, सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी भी कर नहीं बढ़ाएगी। यानी सरकार ने आश्वासन दिया। देखो, जब अस्थाई बंदोबस्त हमारे देश में लागू हो रहा था, तो सरकार ने लोगों को प्रोमिस किया था कि हम जितना एक बार कर फिक्स कर देंगे, जितनी लगान फिक्स हो जाएगी, वो कभी, भाई अस्थाई बंदोबस्त का मतलब ही ऐसा है कि तुम्हारे खेत में मैंने बोल दिया कि तुमको 10 रुपया देना है लगान, तो तुम्हें 10 देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे खेत में कम हो या ज्यादा हो। इसी को तो बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई का मतलब भाई मेरे परमानेंट कर दिया गया है। अब उतना, अगर किसी के खेत में 100 रुपया लग गया है, किसी के खेत में 50 रुपया लग गया है, तो उतना देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू कर रहा था, ठीक है, तब अंग्रेजों की सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी बोला था कि हम एक बार जितना फिक्स कर देंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। बाद में उन्होंने बढ़ा दिया, बाद में माने ही नहीं। देखिएगा, इस आश्वासन से कई प्रकार के परिणामों से, एक तो अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आएंगे तो भारत से हमें बहुत ज्यादा भू राजस्व मिलेगा, और हमें एक फिक्स अमाउंट मिलने लग जाएगा। भाई भाई किसानों से जो राजस्व था अगर फिक्स कर देंगे, तो अंग्रेजों को कितना पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो पैसा भी फिक्स हो गया, और उनको लगा कि इससे जो अंग्रेजी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार भी क्या होगा,
कम हो जाएगा। और जो अंग्रेजी अधिकारी मनमाने ढंग से राजस्व लेते थे, कुछ अपने पास रख लेते थे, वो उनमें क्या रहेगा, एक प्रकार से भ्रष्टाचार कम होगा। इससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी और सरकार को, यानी अंग्रेजों को लगा कि अगर हम अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आएंगे तो भारत में खेती बढ़ेगी और अंग्रेजों की जो सरकार है उसको जो राजस्व मिलता था वो बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा, फिक्स रहेगा। यानी सरकार कोई योजना बनाना चाहती, कोई कुछ भी करना चाहती है, इसलिए कह सकते हो कि अंग्रेज जो थे वो अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के आए। और इसको कौन लेकर के आया था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। ठीक है। अतः कॉर्नवालिस का यह मानना था कि भूमि कर अस्थाई होने के बावजूद सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक वाणिज्यिक कर भी बढ़ा सकेगी। कॉर्नवालिस मानता था कि अगर एक बार हम लोग अस्थाई, यानी अगर हम कर जो है, जो राजस्व लेते हैं, अगर हम उसको फिक्स कर देंगे, बाद में हम इसको कभी बढ़ा भी सकते हैं। वस्तुतः भूमि कर का निर्धारण काफी अधिक दर, अंग्रेजों ने जो अस्थाई, जो अगर बात अस्थाई बंदोबस्त था, अगर आप देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त में जो जो कह सकते हैं लगान है, जो कर है, जो डिसाइड किया गया, बहुत ज्यादा किया गया था। भाई किसी के खेत में अगर आमदनी 10 रुपए की होती थी तो 15 रुपए लगान ले रहे थे। पहले से उन लोगों ने क्या किया, बहुत हाई फाई कर लिया, लगान बहुत ज्यादा फिक्स किया। भूमि कर की कुल रकम 2 करोड़ 65 लाख तय की गई। जब 1900 सॉरी जब 1793 में, ध्यान रखना, जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आए, तब भूमि कर अंग्रेजों को लगा कि हमें एक साल में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की आमदनी होगी। कितना, 2 करोड़। भाई परमानेंट सेटलमेंट का मतलब यही है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी एक किसान को जितना लगान देना है वो फिक्स कर दो। ऐसा नहीं भाई खेती करेगा और जब फसल आएगी तो हम डिसाइड करेंगे तुमको कितना देना, ऐसा नहीं, शुरू से ही फिक्स कर देना। इसको शुरू से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। अब हम लोग बात हैं कि जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसको मैं थोड़ा सा और बता। जो अस्थाई बंदोबस्त है ना, जब अस्थाई बंदोबस्त आया तो सबसे पहले अंग्रेजों को लगा कि ये जो हमको वसूल करना, जो लगान वसूल करना, इसको वसूलेगा कौन। तो उनको लगा कि हमको डायरेक्ट किसानों से लेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने क्या लाया, जमींदार को लेकर के, जमींदार रखे गए। क्या रखे गए देश में हमारे, जमींदार। जमींदारों के साथ ही बंदोबस्त है। क्या कर दिया गया, जैसे सपोज करो कि अंग्रेज हैं, जैसे उनका बंगाल में अधिकार था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में जमींदारों की जमीनें दे दी। जैसे मान लो बहुत सारे जमींदार थे, उनको किसी को 5 एकड़ दे दी, किसी को 10 एकड़ दे दी, किसी को 15 एकड़ दे दी, सबको जमींदारों के खेत बांट दी गई। अब उस जमीन जमीन पर क्या करवाते थे, जमींदार किसानों से खेती करवाता था। और हर जमींदार को क्या था, एक जो भू राजस्व होता था, यानी जो अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, जितना कहा गया था उतना उसको देना ही पड़ता था। यानी अगर अस्थाई बंदोबस्त में देखोगे तो ये जो बंदोबस्त है, ये अगर आप देखेंगे किसके साथ बंदोबस्त किया गया है, ये किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया। किसके साथ बंदोबस्त किया गया है, ये हमें किसको साथ दिखाई देगा, जो किसान है वो उनके साथ बंदोबस्त किया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ है, सॉरी किसान बोल देता हूँ भाई, मेरे जमींदारों के साथ है, किसान मत रखना भाई, जमींदारों के साथ। किसके साथ है, जमींदारों के साथ बंदोबस्त है। यानी यानी जो सरकार होगी, जो राजस्व होगा, जो भाई खेत, जैसे खेत है, खेत में किसान फसल नहीं उगाया, किसान डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं देगा, किसान से पैसा जमींदार लेगा और जमींदार सरकार को देगा। इस प्रकार से किया गया था ये अस्थाई बंदोबस्त में, जमींदारों के साथ बंदोबस्त। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा क्या कह रहे हैं, देखिएगा। अस्थाई देखो, भू राजस्व अस्थाई तौर पर निर्धारित है, यानी कितना भू राजस्व दिया जाएगा फिक्स कर दिया गया। पर सवाल यह था कि यह किसके माध्यम से वसूला जाएगा। बंगाल के नवाब जमींदारों की मार्फत कर वसूल करते थे। इन जमींदारों के अधिकारों में काफी बड़ा इलाका होता था, कभी कभी पूरा जिला होता था। उनके पास अपनी सेनाएं थी, उन्हें राजा कहा जाता था। कुछ ऐसे छोटे इलाके थे जहां से लगान की वसूली सीधे किसी बड़ी जमींदार के माध्यम से की जाती थी। तो अंग्रेजों के लगा कि हमको जो अस्थाई बंदोबस्त में जो पैसा वसूल करना है, हम वह जमींदारों के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल में, और बंगाल हो, बिहार हो, क्योंकि यही लगा था अस्थाई बंदोबस्त, और उड़ीसा हो, जहां पर अस्थाई बंदोबस्त लगा वहां पर जमींदार पहले से थे। क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे, वह भी जमींदारों के जरिए ही क्या करते थे, यानी कह सकते हैं भू राजस्व को वसूली किया करते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि हम लोग भी जो जमींदार हैं उन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, हम राजस्व की वसूली करेंगे। क्या लगा, हम उन्हीं के माध्यम से क्या करेंगे, राजस्व। खेती पर काम किसान करते थे और वह प्रत्येक मंडल या परगना निर्धारित की गई अस्थाई दर कर का भुगतान जमींदार को करते थे।
शोषक जमींदार नियमित भू राजस्व दरों के अतिरिक्त कर भी लगाते थे। ये जो जमींदार होता था ये तो भू राजस्व लेता था, लेकिन भू राजस्व के साथ साथ जमींदार कुछ अन्य कर भी लगाते थे। क्या करते थे? कुछ अन्य कर भी कौन लगाता था? जमींदार लगाता था। यानी अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि पूरी जमीन को जमींदारों में बांट दिया जाता था। जमींदार किसानों से खेती करवाते थे, जमींदार किसानों से पैसा वसूल करते थे और जमींदार जाकर के सरकार के खजाने में पैसा जाए। इसलिए तो बोलते जमींदारी बंदोबस्त, इसमें जमींदारों का काफी बड़ा रोल है और जमींदार शोषण भी खूब करता था भाई मेरे। अभी बात करेंगे, देखा कर्नवालिस के आगमन के पूर्व पूर्व पूर्णतः अव्यवस्था का माहौल था। यानी कर्नवालिस से पहले जो राजस्व को लेने का तरीका था वो ठीक नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, कह सकते हैं। और जब एक कर्नवालिस आया था तो वो स्थायी बंदोबस्त को लेकर के आया और बोला जाता है कि इसमें कर बहुत ज्यादा लगाए गए थे। इसमें जमींदारों को ज्यादा फायदा था, किसान का बेचारे का तो शोषण ही होता था। ठीक है, जमींदार किसानों को मारते थे, पीटते थे और कह सकते किसान पूरी तरीके से जमींदारों पर आश्रित हो गए, उन पर ही डिपेंडेंट हो गए थे। इसमें खास तौर से अस्थाई बंदोबस्त में देखिएगा 1793 में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया, कह सकते हो। क्या लिखा गया? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को पूरी तरीके से लागू कर दिया। सभी खेतिहर के विभिन्न जमींदारों, यानी जब सभी जो खेत थे वह जमींदारों को बांट दिए गए। जमींदार को एक निर्धारित कर देना पड़ता था। जमीन जैसे मान लो तुम जमींदार हो, तुमको मैंने 10 खेत दे दिए तो तुमको मैंने एक कर बता दिया इतना तुमको देना पड़ेगा। अदायगी करनी होती थी। जब तक अपना कार्य कुशलता से संपन्न करता था तब तक वह जमींदार का मालिक होता था। इससे इसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। देखो, जमींदार को जो जमीन मिलती थी, जमींदार अपनी जमीन को बेच भी सकता था, अपनी जमीन को गिरवी रख भी सकता था। वह जमींदार किसी दूसरे को भी अपनी जमीन क्या कर सकता था? दे सकता था। किसमें था? ये अस्थाई बंदोबस्त में की गई थी। ठीक है, अगर जमींदार, मान लो भैया, अगर जमींदार को बोला गया है कि तुमको कर अदायगी नहीं कर पाता था, अगर जमींदार को जितना बोला गया है कि तुमको इतना राजस्व देना है ला करके किसानों से लेकर के, अगर वो नहीं दे पाता था तो सरकार जमींदार को उस जमीन से बेदखल कर देती थी, हटा देती थी और उसकी जमीन को नीलाम कर देती, किसी और को दे। इससे सभी प्रकार के अधिकार नए मालिकों को मिले। नहीं, अगर देखो मान लो तुमको जमींदार जमीन दे दी गई, तुम किसानों से खेती करवाते और तुमको सरकार ने जितना बोला उतना राजस्व अगर तुम नहीं जमा करा पाए, जमींदार अगर नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी चली जाती थी, जमींदारी वापस ले ली जाती थी। किससे ले ली जाती थी? जमींदारों से। भाई जितने जमींदार हैं उनको पैसा बता दिया था, भैया साल भर में तुमको इतना पैसा ला करके देना है। अगर उतना पैसा नहीं दे पाओगे, जिसे मान लो कि मैंने तुमको जमींदार बना दिया और तुमको मैंने 10 खेत दिए, कितने खेत दिए हैं? 10 एकड़ मान लो, या 10 बीघे मान लो, 10 बीघे खेत हैं, 10 एकड़ हैं। तो तुमको मैंने बोला है कि तुमको 20,000 रुपए देना है। कितना देना है? 20,000 रुपए जमींदारी देनी है। अगर तुम 20,000 नहीं दे पाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी जो जमींदार होगा उससे जमीन लेकर के किसी दूसरे को जमीन दे दी जाएगी, किसी दूसरे को जमींदार बना देंगे। अगर तुम 20,000 दे दोगे तो भाई तुम्हारी जमींदारी चलती रहेगी, तुम जमींदार बने रहोगे। और जमींदार इससे क्या करता था? जैसे मान लो भाई तुमको 10 एकड़ खेत मिल गया या 10 बीघे खेत मिल गया, तो जमींदार को क्या करना पड़ता था? वो 20,000 देता था, किसानों से शोषण करके खूब वसूल करता, वो तो 50,000 निकाल लेता था। तो 20,000 सरकार को दे देता था और बाकी खुद खा जाता था। इसमें क्या था? अगर आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ भाई, जमींदारों को खूब अधिकार मिल गए। जमींदार एक प्रकार से कह सकते हो तानाशाह बन गया और जमींदारों को खूब फायदा, वो मलाई खा रहे थे बेचारे, कह सकते हो इस प्रकार से था। किसान तो बेचारे बेचारा, कह सकते हो किसानों के तो खूब दिक्कत हुई, किसानों का जिसमें खूब शोषण होता था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ? किसानों का तो खूब शोषण, जमकर के शोषण हुआ अस्थाई बंदोबस्त में। बात नहीं। अब देखेंगे खेतिहरों की स्थिति कैसे बन गई। अस्थाई बंदोबस्त में जो खेतिहर थे, यानी जो किसान थे, उनकी स्थिति कैसे बन गई। देखो एक बात बताओ भाई, खेतिहर जो थे, किसान जो था, एक प्रकार से कह सकते हो ना, अपने जमीन एक प्रकार से कह सकते हैं मजदूर बन के रह गया, काश्तकार बन के रह गए। किसान मात्र एक प्रकार के काश्तकार, यानी जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति बन करके रह गए। भाई जमीन तो जमींदार की थी, किसान तो मजदूर बन के रह गया, मजदूर रह गए। कर्नवालिस ने यह निर्णय भी जारी किया था कि जमींदार किसानों को से लिखित पट्टे करेंगे और किसानों से समझौता करेंगे, राजस्व का हवाला देंगे। लेकिन उसका विश्वास था इससे किसानों को होने वाला, देखो कर्नवालिस जब लेकर के आया था तो उसने सोचा था कि
हम लोग एक प्रकार से एग्रीमेंट करवाएंगे, किसान को लिखित में एग्रीमेंट होगा, जमींदार और किसान के बीच में लिखित होगा। लेकिन जमींदारों ने कोई एग्रीमेंट करवाया नहीं और किसान से ज्यादा लगान लेते थे जमींदार। अरे जमींदार को अगर 10 रुपया देना है तो किसान से 20 रुपया वसूलता था। यानी इसमें कर्नवालिस ने सोचा था कि इसमें इससे किसानों का शोषण नहीं होगा, लेकिन इससे क्या हुआ, रियल में किसानों का शोषण खूब हुआ। ठीक है, इसमें जो एक एग्रीमेंट लेकर के आया था कि भाई जमींदार और किसान के बीच में एग्रीमेंट करेंगे, किसान को पता रहेगा कि हमको जमींदार को कितना पैसा देना है, एक बिल्कुल लिखित में एग्रीमेंट रहेगा, जमींदार कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन बाद में एग्रीमेंट हो नहीं पाया और जब हुआ नहीं तो किसानों का खूब शोषण हुआ। तो सोचा गया था कि किसानों का शोषण ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो, किसानों का इसमें खूब शोषण देखेगा। अस्थाई बंदोबस्त में देखोगे तो कर निर्धारण बहुत अधिक दर पर लिया जाता। अस्थाई बंदोबस्त में अगर आप देखोगे तो जो टैक्स लिया जाता, जो लगान ली जाती थी, वो बहुत ज्यादा लिया जाता था। यह निर्धारण बहुत ज्यादा था और इससे शोषण को खूब बढ़ा मिला। यानी कह सकते हो कि भाई मेरे अस्थाई बंदोबस्त में अगर आप देखोगे तो जो भू राजस्व लिया जाता था, ये बहुत ज्यादा लिया जाता था। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लिया। एक जानकार पदाधिकारी, जैन शेर कहते हैं, एक आदमी कहता बताता है, यदि किसी भूमि से 100 रुपए अनाज पैदा होता है तो उसमें से 45 रुपए सरकार को देना पड़ता था, 15 रुपए जमींदार रखता था और किसान के पास मात्र 40 रुपए बचता था। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो सरकार 45% ले लेती थी 100 रुपए में। जैसे किसान ने 100 रुपए कमाए, एग्जाम्पल बताओ, किसी किसान ने 100 रुपए कमाए हैं, किसान की आमदनी 100 रुपए है, तो 45 रुपए किसको गया, 45 रुपया सरकार ने ले लिया, 15 रुपए जमींदार ले लिया, जमींदार को जाएगा, और सिर्फ किसान के पास 40 रुपए बचता था। यानी 60% लगान कह सकते हो, यानी किसान को देनी पड़ती थी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कर लिया जाता था बहुत ज्यादा लिया जाता था। भाई 45 किसान को 100 रुपए मिला है तो उसमें से 45 रुपए सरकार ले लेगी, 15 रुपए किसान ले लेगा और किसान के पास मात्र 40 रुपए बचते थे। इतना मेहनत, इस भारी भरकम दमनकारी तरीके से वसूल, और कह सकते हैं जो अस्थाई बंदोबस्त था, इसमें जो राजस्व वसूल किया जाता था दमनकारी तरीके से, मार करके पीट करके बलपूर्वक राजस्व लिया जाता था। अगर जमींदारों को किसान का शोषण करने का अधिकार न दिया गया होता तो सरकार राजस्व भी वसूल नहीं पाती। कह रहे हैं कि अगर जमींदार किसानों को अगर शोषण नहीं करता, उनको मारता नहीं, पीटता नहीं और उनको बलपूर्वक अगर राजस्व नहीं वसूलता, तो जितना वसूली होनी चाहिए थी, पैसा ही नहीं मिल पाता, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा फिक्स कर दिया। अरे 60 रुपए तुम ले रहे हो, कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा तो 60 रुपए उसको देना है, उसके पास 40 रुपया बच रहा है। आप समझ सकते हो। तो कह रहे हैं कि अगर जमींदारों पर अगर किसान सॉरी किसानों का अगर जमींदार शोषण नहीं करते, करें कि जमींदारों को शोषण करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि क्यों दिया गया, क्योंकि भैया हमें जितना राजस्व वसूल करना, जितना पैसा किसान से चाहिए उतना मिलना चाहिए। अगर शोषण करने का अधिकार जमींदारों को नहीं मिलता तो शायद उतना पैसा भी नहीं है। पता देखो 1793, 1799 और 1812 में बने अधिनियम के तहत किसानों द्वारा रकम भुगतान न किए जाने की स्थिति में जमींदार किसानों की जमीन जब्त कर लेते थे। कई बार किसान ना क्या करता, कई बार किसान पैसा नहीं दे पाता था तो जमींदार किसान से जमीन ले लेता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जमींदार किसानों द्वारा भुगतान न किए जाने पर अनेक अवैध तरीके, अगर मान लो भैया कोई किसान ना जमींदार को पैसा नहीं दे पा रहा, लगान नहीं दे पा रहा, तो उसको किसान को क्या कर दिया जाता था, घर में बंद कर देते थे, उसको ताला मार देते थे। क्या कर देते थे, उसको घर में बंद कर दिया जाता था, ताला मार दिया जाता था, किसानों को मारा जाता था, पीटा जाता था, इस प्रकार के काम किए कर जाते थे। अतः कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त में किसानों की जो स्थिति थी वह बहुत दयनीय बनी हुई थी। क्या थी, किसानों की स्थिति क्या थी, दयनीय बनी हुई थी। जमींदारों की स्थिति, जमींदार मलाई मार रहे थे कह सकते हो, यानी उनको ज्यादा फायदा था या वो ज्यादा लाभ ले रहे थे। कौन ले रहा था, जमींदार ले रहे थे। किसानों की स्थिति बहुत खराब। अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा, अगला हम देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसका प्रभाव क्या पड़ा। क्या हमें पढ़ना है, प्रभाव क्या पड़ा, हमें प्रभाव देखना। देखिएगा, यह व्यवस्था जमींदारों की हक में थी, यह व्यवस्था से जमींदारों को काफी फायदा हुआ, जमींदार काफी मजबूत हुए। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तारीख तक सरकारी खजाने में पैसा भी देना पड़ता था। भाई जमींदारों को तो फायदा है, लेकिन ये भी था कि जमींदारों को भी एक डेट दी जाती थी, एक तारीख दी जाती थी, इतने तारीख तक तुमको क्या करना है,
कि अपना पूरी जितना तुमको राजस्व देना सब जमा करवाना है। इसमें चूकने पर जमींदारों की जमींदारी चली जाती थी। अगर जमींदार जितना राजस्व जमींदार को दे उतना पैसा नहीं देता था तो जमींदारी चली जाती थी। बात की जाती है कुछ जमींदारों की दर इतनी ज्यादा थी कि अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, विपत्ति के कारण उनके पास कुछ नहीं बचता था। अतः परिणाम स्वरूप अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद बहुत सारी जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। भाई मेरे, इतना पैसा लिया जाता था कि जमींदार खुद पैसा नहीं, यानी जितना पैसा देना था, कर देना था, वह किसानों से वसूल नहीं कर पाते थे। कई बार इसमें जमींदारों की जमींदारी, इसमें एक बुक में तो नहीं दे रखा, इसमें एक वर्ड आता है सूर्य अस्त कानून। क्या बोला जाता है? सूर्य अस्त कानून, सनसेट लॉ बोलते हैं, इसी में आता है। स्थायी बंदोबस्त में एक था सनसेट लॉ। मैं थोड़ा सा आप सबको बताते हैं सनसेट लॉ क्या है, सूर्य अस्त कानून क्या है। जिसे मान लो तुम जमींदार हो, क्या हो, ये जमींदार है हमारा, ठीक है। जमींदार को मैंने बोला है कि भाई तुमको 15 तारीख को तुम्हारा जो राजस्व है 60,000 रुपए है। तुम्हारा राजस्व कितना है? 60,000 रुपए है। हमारी डेट कितनी है? 15 तारीख, ठीक है। जमींदार को हमने बोल दिया ये हमारा जमींदार है, इसको 60,000 देना 15 तारीख को। तो 15 तारीख को इसको जो 60,000 देना है, ये सूर्य अस्त होने से पहले देना है। अगर जमींदार सूर्य अस्त यानी सूरज छिपने से पहले अगर हमको 60,000 दे देगा, यानी सरकार को दे देगा, अंग्रेजी सरकार को सूर्य अस्त होने से पहले अगर इसने 60,000 दे दिए तो ठीक है। अगर सूर्य अस्त हो गया और 60,000 नहीं दे पाया तो इस जमींदार की जमींदारी चली जाती थी। इसी को बोलते हैं, इसी में आता है, एक आता है सूर्यास्त कानून, या इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सनसेट लॉ बोला जाता है। इस बुक में नहीं दे रखा है, बट बात होती है इसकी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी में चलता था। जमींदारों की बता रहा हूँ भाई, जमींदारों पे भी कड़ी सख्ताई थी, कठोर नियम थे जमींदारों के लिए। अगर जमींदार को जितना पैसा बोला गया है उतना कर नहीं दे पाएगा, उतना पैसा नहीं जमा करवा पाता था, तो उसकी भी जमींदारी चली जाती थी। और बताया जा रहा कि शुरुआत में बहुत सारे जमींदार तो थे, उनकी जमींदारी चली गई, क्योंकि कई बार जमींदार भी जितना राजस्व जमा करवाना पड़ता था वह किसानों से उतना ले ही नहीं पाते थे। और कई बार क्या होते थे, वो जमा नहीं करवा पाता था तो उनकी भी जमींदारी जो होती थी वह चली जाती थी। क्या थी? उनकी भी जमींदारी क्या होती थी? चली जाती थी। देखिएगा, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूपतियों ने लगान बढ़ाने की हर संभव कोशिश की। यानी जो भूपति थे, इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, लगान बढ़ा दें भू राजस्व, इसलिए अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग किया। जिसके बावजूद कई जमींदार ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित रकम को अदा करने में दिक्कत, नहीं कह सकते हो कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों से इतना ज्यादा पैसा लिया जाता था कि बेचारे अदा ही नहीं कर पाते थे। एक ऐसे ही जमींदार बर्धमान के राजा ने अपनी जमींदारी को कई टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें पटनी तालुका कहते हैं। यानी जमींदार में जमींदार देखोगे तो भाई मेरे, कई बार जमींदार भी पैसा उतना राजस्व नहीं जमा करवा पाते थे और उनकी जमींदारी चली जाती। देखेगा, जैसे जैसे बंगाल में जनसंख्या बढ़ी, ध्यान रखना, जैसे जैसे बंगाल में जनसंख्या बढ़ी और खेती योग्य जमीन बढ़ी, जंगलों को काट काट करके खेत बनाया गया। दूसरी तरफ सरकार को दी जाने वाली रकम स्थिर थी। नहीं देखो, जमींदारों को जितना पैसा देना था वो बिल्कुल फिक्स था, और धीरे धीरे खेत बढ़े, जंगलों को काट कर खेत बनेगा, तो भाई जमींदारों को तो उतना पैसा देना था तो खेत बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो, जमींदारों को बहुत फायदा। अतः जमींदारों की स्थिति में सुधार आया। अपने काश्तकारों पर खर्च पर वह शान शौकत की जिंदगी जीने लगे। यानी कह सकते हो कि जमींदारों को अस्थाई बंदोबस्त से खूब ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि जमींदारों को तो एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता था, एक तो फिक्स पैसा होता था, फिक्स पैसा वो जमा करवा देते थे। और जैसे जैसे खेती बढ़ी, जैसे जैसे जंगलों को साफ किया गया, बंगाल की जनसंख्या बढ़ी, खेती बढ़ी, तो जमींदारों को ज्यादा राजस्व आने लगा। भाई सरकार को उतना ही देना पड़ता था, तो जमींदारों की जो स्थिति थी वो अच्छी हुई। जमींदार शान शौकत की जिंदगी जीने लगे, ऐश आराम की जिंदगी जीने लगे, यानी मलाई खाने लग गया। ठीक है, और 1859 में जाकर के सरकार ने काश्तकारों अधिकारियों को संरक्षण में कुछ प्रयास किए। एक कानून पारित किया गया जिससे पुराने काश्तकार को सीमित संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें दखल काश्तकार कहा गया। नहीं कह सकते हो कि इसमें अगर आप देखो किसानों की स्थिति गरीब बनी हुई है, दयनीय बनी हुई है, और सबसे ज्यादा फायदा किसके हुआ? जमींदारों के साथ। और अस्थाई बंदोबस्त में जो बंदोबस्त है किसके साथ किया गया है? इसको जमींदारों के साथ ही बंदोबस्त किया गया, इसी को अस्थाई बंदोबस्त, और कई बार इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। अस्थाई का मतलब क्या है? यानी इसमें
जो पैसा देना हो बिल्कुल फिक्स है। तुम्हारे खेत में चाहे ओला पड़े, चाहे तुम्हारी फसल सूख जाए, चाहे तुम्हारे खेत में कुछ हो, ना हो उतना पैसा देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फिक्स अमाउंट में क्या लिया जाता था? अस्थायी बंदोबस्त में बिल्कुल फिक्स अमाउंट में राजस्व देना पड़ता था और राजस्व कौन वसूलता था? जमींदार वसूलता था। ठीक है? जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया गया है। ठीक है? चलिए अगला हम अब लोग बंदोबस्त देखते हैं। देखिएगा अगला बंदोबस्त हमारा है, इसको बोला जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या बोला जाता है भाई मेरे? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। देखिए चलिए अगला क्या, ब्रिटिश अधिकारियों ने भूकर के निर्धारण और वसूली के अन्य तरीकों की खोज शुरू कर दी। देखो ये भाई एक इसको बोला था कर्नवालिस को भेजा, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया। तो अस्थाई बंदोबस्त पूरी जगह लागू नहीं था, अस्थाई बंदोबस्त बहुत कम जगह लागू किया गया। ये सिर्फ बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा और यूपी कुछ जिला में। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारी ने सोचा कि हमें भू राजस्व को लेने के लिए कुछ और तरीके अपनाने चाहिए। देखिएगा मुननो व रीड, ये दो और हैं, ये और कह सकते हैं, ये कह सकते हो अंग्रेजी अधिकारी क्या नाम है? मुनरो और रीड। नाम याद रखना, मुनरो और रीड का, खास तौर से मुनरो है। ठीक है, मुनरो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। मुनरो ने 1792 में, कब भैया मेरे? 1792 मद्रास के क्षेत्र जीत लिए। किसने जीता था? ये मुनरो ने जीता था। मद्रास, मद्रास जीत लिया। किसने जीत लिया? मुनरो ने। ये अंग्रेजी अधिकारी था, इसने 1792 में मद्रास जीत लिया। और मद्रास को जब जीता तो वहां से भाई प्रशासन भी इसने इसने संभाला। और मद्रास जो था वहां से भी भू राजस्व वसूलने की बात आई। तो मद्रास में जब भू राजस्व को लागू करने की बात आई तो वहां पर गांव गांव से राजस्व वसूला जाने लगा। गांव गांव मतलब किसानों किसानों से राजस्व वसूल। उन्हें प्रत्येक गांव के लिए एक राशि निर्धारित कर दी गई, जिन्हें सभी किसानों के लिए रैयत अलग अलग ब्यौरा देना होता था। देखो क्या होता था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म। रैयत मतलब समझते हो? रैयत का मतलब होता किसान। देखो अस्थाई बंदोबस्त में क्या है भैया मेरे? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों का इंपॉर्टेंट रोल है। जमींदार है यानी सरकार क्या करेगी? जमींदारों से राजस्व लेती थी और जमींदार किसानों से लेता था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि सरकार डायरेक्ट किसानों से राजस्व लेती थी। क्या लेती थी? सरकार डायरेक्ट किसानों से लेती थी। ऐसा क्यों लेती थी? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, जो हमारा साउथ है ना, जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य में जमींदारी प्रथा कभी रही नहीं। क्या बोल रहा हूं? दक्षिण के राज्यों में हमारे देश में कभी जमींदारी प्रथा रही नहीं। और दक्षिण में जमींदार होते नहीं थे, तो अगर अंग्रेजों को अगर वहां पर जमींदारी लेकर के आते, जमींदारों के जरिए राजस्व लेते, तो वहां पर जमींदार बनाने पड़ते, बहुत बहुत समय लगता। इसलिए कह सकते हो कि खास तौर से मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म। रैयत में क्या होता था? रैयत में एक प्रकार से होता था, जैसे मान लो तुम्हारा खेत है, तुम्हारे खेत को नापा जाएगा, नाप तौल करके यानी माप माप करके पैमाइश करके क्या होता था, तुम्हारा पैसा फिक्स किया जाता है। यानी ये पूरी तरह से नाप जोक करके राजस्व लिया जाता था। और ये राजस्व द्वारा किसानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है? रैयत का मतलब ही होता है किसान, यानी किसानों के साथ इसमें बंदोबस्त किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ है? किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया। किसके साथ किया गया भाई मेरे? किसानों के साथ, फार्मर के साथ किया गया। ठीक है, ठीक है। इस आरंभिक रैयतवाड़ी व्यवस्था में खेतों का आकलन किया जाता है। रैयतवाड़ी में क्या करते? जैसे एक किसान है, किसान का जो खेत है, किसान के खेत को आकलन किया जाता था। यानी किसान के जो खेत होते, जो फार्मर होते, जो किसान होते थे, उनके खेत को क्या किया जाता था? उनके खेतों को नापा जाता था। क्या करते थे? उनके खेतों को नापा जाता था, जोखा जाता था। नाप जोख करके फिर उसकी कितना राजस्व लिया जाएगा, इसको क्या करते थे? डिसाइड किया जाता, कितना पैसा देना, कितना नहीं पैसा देना है, इसको कितना धनराशि देनी पड़ेगी, इसको फिक्स किया जाता था। यानी खेत को नाप करके जोक करके इसको करके किया जाता था। और जो इसमें राजस्व लिया जाता था वह डायरेक्ट किससे लिया जाता था? वह डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाता था। किससे लिया जाता था? वह डायरेक्ट जो किसान होते, जो फार्मर होते थे, उन्हीं से ही लिया जाता है। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। देखिएगा अब हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी के तहत कर निर्धारण। क्या है? रैयतवाड़ी के तहत कर निर्धारण। देखिएगा कर निर्धारण या राजस्व तय करना अधिकारियों के लिए एक मुश्किल काम था। अगर हम बात करेंगे, खास तौर से अंग्रेजों के लिए बड़ी दिक्कत आती कि हम कर को कैसे डिसाइड करें। उसे प्रत्येक जिलों और परगनों के हजारों खेतों को राजस्व डिसाइड करना पड़ता है। भाई एक जिले में बहुत सारा खेत होता था, उसको करना, इसलिए कह सकते हो कि जो राजस्व डिसाइड किया जाता है उसको बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। सभी खेतों को एक समान
भाई सब खेत में एक समान कर निर्धारण हो, इसके लिए भी देखना पड़ता था। अगर किसी खेत पर कम, किसी खेत पर ज्यादा राजस्व लगाया जाता था तो किसान को महंगे देखो एक बात बताओ, जैसे क्या होगा, जैसे मान लो एक खेत है, ध्यान रख देना, इस खेत पर तुमको महीने का 15 रुपए देना है, कितना 15, और इस खेत पर तुमको महीने का 50 रुपए देना है, कितना देना है 50 देना है, 50 देना है। और मान लो इस पे 50 है, और भैया जो 50 रुपए वाला खेत है इसमें तुमने कुछ बोया, कुछ हुआ नहीं, 45 रुपया निकला तो किसान को दिक्कत है, यानी इसमें कुछ होगा नहीं। और जिसमें 15, यानी क्या होता था, जिस खेत पर ज्यादा कर लगा दिया जाता, ज्यादा राजस्व लग जाता था, किसान उस खेत को छोड़ देते थे, उस पर खेती ही नहीं करता था किसान। क्या बोला, अगर किसी खेत पर ज्यादा भू राजस्व लगा दिया जाता था या ज्यादा कर लगा जाता तो कई बार क्या था, किसान खेत ही छोड़ देता था, खेती ही नहीं करता था। तो किसान क्या करता था, खेत छोड़ देते थे। तो क्या होता था, ये भी बड़ी दिक्कत थी कि हर खेत को भैया सही से नापो, सही से डिसाइड करो, ताकि किसान उस खेत को छोड़े ना, ताकि वह खेती करती रहे। ठीक है, ये भी बड़ा। अब हम लोग बात करें कर्ण, देखिएगा, किसी खेत का कर्ण निर्धारण के लिए राजस्व अधिकारियों को दो बातें, देखो किसी खेत का अगर आपको भू राजस्व डिसाइड करना, दो चीज, एक तो पहले देखनी पड़ेगी उस खेत की मिट्टी की उर्वरकता कितनी है, यानी उस खेत की माटी कैसे है, उसमें कितनी फसल पैदा हो सकती है। और दूसरा यह देखना पड़ता था वह खेत जिस जगह पर है, देखो खेत, खेत में कितनी पैदावार होगी और खेत कहाँ पर है, खेत में पानी कैसे मिलता है, यानी इन दो चीज, यानी खेत की मिट्टी कैसे है इसको ध्यान में रख करके, और खेत कहाँ पर है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके ही कर डिसाइड किया जाता था। खास तौर से किसमें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया जाता था, सबसे पहले इस व्यवस्था में सर्वेक्षण किया जाता था, यानी खेतों खेतों के सर्वे होते थे। जैसे बहुत सारे खेत हैं, इसमें क्या करते थे हम लोग, खेतों का सर्वे किया जाता था। क्या करते थे हम लोग, खेतों का सर्वे करते थे, खेत को नापना जोखना, जैसे चकबंदी होती है, एक बड़ा वर्ड है, आप अगर आप काफी लोग जानते हो, एक वर्ड आता है यूपी बिहार के काफी लोग जानते होंगे, चकबंदी एक वर्ड आता है। चकबंदी में क्या था, खेतों की नपाई की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से खेतों का नापा जाता था, जोखा जाता था, भाई उसकी माटी कैसे है, उसमें कितना पानी कहाँ का पहुंच रहा, इस इस इसी बेस पे क्या होता, डिसाइड होता था किसको कितना राजस्व दिया जाएगा। इसी बेस पर क्या करते थे, डिसाइड करते थे किसान कितना। अतः सभी गांव की उर्वरकता भूमि का राजस्व एक सा था, इस बात में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, देखेगा, अब देखो, मुनरो अक्सर खेत में हुए उपज का आकलन करते हुए कर ध्यान करता था। मुनरो क्या करता था, देखो मुनरो का था, जैसे मान लो भाई मुनरो करता क्या था, ये मुनरो ही लेकर क्या था, रैयतवाड़ी। मुनरो का नाम है, इनका नाम है, तो मुनरो नाम है, याद रखना, ये मुनरो ही लेकर क्या था, रैयतवाड़ी को। देखो मुनरो क्या कर, जैसे एक खेत है, ध्यान रखना, जैसे हमारा खेत है, तो हमारे खेत में 10 क्विंटल, 10 क्विंटल हमारे खेत में गेहूं हुआ, तो 10 क्विंटल जो गेहूं हुआ है इसके आधार पर राजस्व लगेगा। मुनरो ये करता था, ठीक है। मसलन 1 एकड़ में 26 मन होता धान होता था, उसे कुल उपज का 1/3 देना होता था, वहां से सरकार के खजाने में डालना, इसका मूल्य निर्धारित होता था, पर इतनी ही राशि किसान सरकार को देता था। यह रैयतवाड़ी का सिद्धांत है। रैयतवाड़ी में क्या किया जाता था, व्यवहारिक संघ, नियम क्या था उसकी बात करूं, नियम ये होता था भैया रैयतवाड़ी में कि एक खेत में कितनी पैदावार हुई है, और पैदावार जितनी हुई है उसका 1/3 देना पड़ता था, कितना, 1/3, यानी 2 से 5% देना पड़ता था। क्या है, 1/3, यानी तुम्हारे खेत में, जैसे तुमने अपने खेत में गेहूं लगाया, तो गेहूं जितना हुआ है उसका 1/3 तुमको सरकार को देना पड़ेगा, यानी किसान को देना पड़ता था। यह रैयतवाड़ी में चलता था, ठीक है, होता था, मुनरो ने बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके लोगों ने क्या किया कि लोग क्या करते थे कि खेत को नापा ही नहीं जा, अनुमान आधारित कर दिया। ऐसे सरकारी अधिकारी क्या करते थे, आइडिया लगा लेते थे, भैया तुमको फलाने को इतना देना, इसमें अनुमान आधारित बहुत चलता था। शुरू में जो मुनरो लेकर के आया था, मुनरो का यही था कि भैया हम खेत को नापेंगे, जोखेंगे, और कितना फसल हो रहा है उस हिसाब पे हम 1/4 या 2/5 लेना, कितना लेना है वो सारा डिसाइड करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुनरो के बाद क्या हुआ, बाद में व्यवहार, व्यवहार यानी रियल में क्या होता था, ये तो कानून है भाई, कह सकते जैसे संविधान में दुनिया भर के कानून है वो तो बने पड़े हैं, तो यानी कानून तो यह था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन व्यवहार में क्या था, व्यवहार में राजस्व का आकलन अनुमान पर होता था, ऐसे आइडिया लगाते थे, आइडिया लगा लिया इतना देना, इतना देना, अनुमान लगा लेते थे। इतनी ज्यादा धनराशि मांगी जाती थी कि किसान को मुश्किल हो जाता था, नहीं भाई आइडिया लगा करके करते थे, देख ला खेत, तू तेरे को इतना देना, तेरे को इतना देना, खेत देखा, तुमको 2600 देना, तुमको 2500 देना, ऐसा डिसाइड करते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें बहुत ज्यादा कर लिया जाने लगा, क्या बोला हूं,
इसमें अगर आप देखेंगे जो कर लिया जाता था वह किसानों से अगर आप देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा लिया जाने लगा, यानी आइडिया लगा रहे थे व्यवहार में, तो अनुमान आधारित, अनुमान का मतलब क्या, आइडिया लगा के ले रहे, बल्कि था भाई खेत को नापना है, जोखना है, खेत में पैदावार कितनी हुई है उसका आकलन करके लेना है, लेकिन ये तो आइडिया के, और कभी कभी तो धनराशि की वसूली मुश्किल हो जाती थी, बहुत ज्यादा ले लेते थे। आगे देखो, मद्रास में रैयतवाड़ी, इस रैयतवाड़ी को कहाँ लागू किया गया था, सबसे पहले मद्रास में, फिर मुंबई में गई है। रैयतवाड़ी को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था भाई मेरे, मद्रास में। देखिएगा, भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई है, 1820 में। कहाँ लागू हुई है, ये लागू हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, लागू हुई मद्रास में। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। क्या है, इनका मुनरो को बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था मुनरो को। मुनरो ने इस व्यवस्था के कई पक्ष दिए। मुनरो कहता था ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्यों कहता था, मैं बता रहा, मुनरो कहता था कि ये जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये बिल्कुल भारतीय जैसी है, क्योंकि हमारे देश में राजा महाराजा भी डायरेक्ट किसानों से लगान लेते थे। तो मुनरो कहता था कि जो रैयतवाड़ी हम लेकर के आए हैं ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि सरकार सीधा पैसा किसान से ले रही। भाई जो किसान है, जो खेती कर रहा, हम डायरेक्ट उसी से बिचौलिया हमने हटा दिए हैं। बिचौलिया हटाने से क्या हो गया, किसान को थोड़ी राहत मिल रही है, और यह व्यवस्था पूरी भारतीय जैसी। कौन कहता था, मुनरो कहता था, मुनरो ने बताया था। इसे लागू करने से अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक कर, मुनरो कहता था इस अस्थाई सॉरी रैयतवाड़ी को लागू करने से हमको ज्यादा राजस्व मिलेगा। कौन कहता था, मुनरो कहता था। इसका कारण है कि राजस्व निर्धारण वसूली सरकार और किसानों के बीच, नहीं कहता था कि रैयतवाड़ी में जो राजस्व वसूली रही वो डायरेक्ट किससे रही, भाई जो राजस्व है वह, जो किसान है वो पूरा पैसा किसको दे रहा, सरकार को दे रहा। बिचौलिया कुछ खा नहीं रहा है, जमींदार किसान को मार पीट नहीं रहा है, यानी सरकार डायरेक्ट किसानों से पैसा ले रही है। यानी कह सकते पैसा मीन्स लगान की मैं बोलता हूँ, सरकार डायरेक्ट जो पैसा ले रही है वह किसान से ले रही है। और जब सरकार डायरेक्ट पैसा किसान से ले रही है तो इसमें क्या है, सरकार और किसान का रिलेशन है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं, सरकार को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है। सरकार को पूरा राजस्व मिल रहा, कोई बिचौलिया खा नहीं रहा, और किसान को भी फायदा है कि उसको डायरेक्ट सरकार को देना पड़ता है, कोई इस पर शोषण वोषण नहीं करता है, तो ज्यादा आशा अच्छी थी। इसमें कई जमींदार और बिचौलिए नहीं होगा, अतः किसानों को पूरी राशि सरकारी खजाने में चली जाती थी, यानी सरकार को भी फायदा होता, किसान को भी। मद्रास सरकार की, कहता है कि मद्रास की जो सरकार थी, मुनरो ने जो स्थापित की थी, उसकी हालत बहुत कमजोर थी, इसके लिए यह व्यवस्था त्याज भैया बहुत अच्छी थी। अतः अस्थाई बंदोबस्त की खामियों, अस्थाई बंदोबस्त में बहुत कमी है। अस्थाई बंदोबस्त में कह सकते जो जमींदार होते नहीं, वो तो मलाई लूट गए या मलाई मार रहे थे वो लोग, ठीक है, अमीर बन गए भाई मेरे। जमींदारों का तो कह सकते हो कि जमींदार तभी तो, एक चीज तुमने सुना होगा हमारे देश में, कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो जमींदार उनके बड़े सपोर्ट में थे। अरे सुना नहीं होगा, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव, इनकी बहुत सारे लोग हमारे देश में करते थे ना, मुखबरी कर देते थे, चुंगली कर देते थे, अंग्रेजों जाकर के बता देते थे तुम्हारे खिलाफ हमारे देश में आंदोलन कर रहे हैं ऐसे लोग हैं, बातचीत करें। ये लोग कौन जाके बताता, अरे यही जमींदार ही थे। एक प्रकार से कह सकते हो कि जमींदार जो थे वह अंग्रेजों के सपोर्टर बन गए, समर्थक बन गए। यानी कह सकते हो कि अगर मैं अस्थाई बंदोबस्त बात करूं तो अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों को पैसा ही नहीं मिला, बल्कि उनको भारत में एक ऐसा सपोर्ट बेस मिला, ऐसा समर्थक वर्ग मिला जो उनका आजादी तक उनकी मदद करता रहा। ठीक है, इसका भी था। तो वही मैं बता रहा हूं कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को बहुत मुनाफा हुआ, जमींदार खूब फले फूले। इसलिए बात करें कि जमींदारी बंदोबस्त में जो किसानों का शोषण था वो कम किया, खास तौर से रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कह सकते हो जो किसानों के पक्ष में रही, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। भाई किस खेत को नाप जोख करके तो लगाते नहीं थे, ऐसे ही थोप दिया जाता था, ऐसे ही कर दिया जाता, अनुमान आधारित। ये सही नहीं था, ये गलत था, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि रैयतवाड़ी का सिद्धांत और व्यवहार क्या था। बात करेंगे रैयतवाड़ी का क्या था। देखिए, मुनरो ने इस व्यवस्था को अपने नियंत्रण जिलों में लागू किया था। मुनरो सबसे पहले इसको कब लगा, यानी मुनरो को जब भेजा गया था उसने। हालांकि 1920 के बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लगी अधिकांश भूभागों में लागू, वह मुनरो की व्यवस्था से थोड़ी अलग थी। मुनरो ने बोला था भाई खेत पर जितनी उपज होगी उसका एक तिहाई हम लेंगे, उपज के अकॉर्डिंग। आपको याद होगा कि रैयतवाड़ी खेतों का आकलन पर आधारित थी। आपको मैंने बताया ना कि रैयतवाड़ी में क्या करते थे, खेतों का आकलन करते हैं। भाई खेत को नापा जाता, जोखा जाता है, उससे कितना होगा उसके अकॉर्डिंग। कोई भी किसान किसी भी खेत
पर खेती करने के लिए स्वतंत्र था। शुरू में क्या था, रैयतवाड़ी में क्या होता था कि किसान जो होता था शुरू में स्वतंत्र होता था, भाई किसी खेत पर खेती कर लो, कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग रियल में बात करें, इस व्यवस्था का क्रियान्वयन खेतों की माप और आकलन पर निर्भर था। यानी इसमें इस व्यवस्था में क्या होता था, खेतों को पहले नापा जाता था, जोखा जाता था, नाप और आकलन करने के बाद ही राजस्व डिसाइड होता था। ठीक है। यह माप और आकलन देखिए, यह माप और आकलन कौन करता था, सरकार करती थी। लेकिन 1920 के बाद बात करेंगे, इस व्यवस्था उस इलाकों में स्थापित की गई जहां कोई सर्वे नहीं कह सकते कि इसमें डिसाइड किया गया था कि भाई रैयतवाड़ी हम कहीं पर लगाएं, सबसे पहले सरकार क्या करेगी, खेतों को मापेगी, उसका आकलन होगा। लेकिन 1920 के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था को ऐसी कई जगह पर लागू किया गया जहां पर खेतों की नपाई नहीं की गई, खेतों को मापा नहीं गया, और वहां पर कह सकते हो कि मनमाने ढंग से किसानों पर कह सकते हो कि भू राजस्व ऐसे अनुमान आधारित मन में डिसाइड करके उन पर लगा दिए गए, मनमाने ढंग से कह सकते हो कि करों को आधारित, यानी कह सकते हो कि 1920 के बाद कह सकते हो बहुत जगह पर बिना खेतों को नापे जोखे ऐसे ही लगा डिसाइड कर दिया गया था। ठीक है। इसमें भी सिद्धांत रैयत को अपने चुनाव पर किसी खेत कर, पहले क्या थी कि रैयतवाड़ी में किसान किसी भी खेत पर खेती कर सकता था, बाद में उससे यह भी अधिकार लिए लिए गए, बाद में क्या थे, वह भी अधिकार ले लिया गया। लेकिन बहुत जल्द ही किया जाने वाला, अगर यह स्वतंत्रता दी गई तो सरकार को राजस्व में कमी आएगी, अतः अधिकारियों ने किसानों को उन खेतों पर काम करने के लिए दबाव डालने लगे जिन पर वह, देखो शुरू में क्या होता था, किसान स्वतंत्र होता था, वह किसी भी खेत पर खेती कर सकता था। बाद में का किसान पर अधिकारी क्या थे, दबाव डालते थे, प्रेशर करते थे, भाई तुमको इसी खेत पर खेती करनी है, और उन, उन्हें इसका राजस्व भी अदा करना पड़ता था। अतः किसी खेत पर खेती करना किसानों की इच्छा पर निर्भर नहीं था, वो अधिकारी बताते थे। अगर किसी किसान के को खास खेती में काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा और राजस्व वसूली के लिए उन्हें तरह तरह के अत्याचार भी किए जाने लगे, यानी अब क्या था, किसानों को एक प्रकार से भाई मेरे उस पर उन पर तरह तरह के अत्याचार भी किए जाते थे, और उनको जिस खेत में बता दिया जाता उसी खेत पर खेती करनी पड़ती थी, और जमीन को जो नापना था जोखना था उस हिसाब से राजस्व डिसाइड होता था, वह भी उन्होंने बंद कर दिया। अब बिना नापे जोखे ही लगा देता था, मनमाने ढंग से लगा, अनुमान आधारित होता था। ठीक है। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ सुधार लाया गया बाद में इसको भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, इससे कर का वास्तविक भार कम हुआ। तो कह सकते हैं इसमें भी बहुत कमियां थी। देखो अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी का जो सिद्धांत है, जो बेस है, जो लिखा गया था, जो बात की गई थी, वो रियल में लागू नहीं हुआ। खास अगर मैं बात करूं तो अस्थाई बंदोबस्त में भी वही है, बात करेंगे, बात कुछ करते हैं व्यवहार में। अस्थाई बंदोबस्त में बोला था हम कभी भी राजस्व नहीं बढ़ाएंगे, कर नहीं बढ़ाएंगे, बाद में इन्होंने बढ़ा दिया। और रैयतवाड़ी में बात की गई थी हम पहले जमीनों को नापेंगे जोखेंगे फिर हम राजस्व डिसाइड करेंगे, बिना जमीनों को नापे जोखे ही क्या कर दिया, राजस्व को डिसाइड कर दिया। भाई कर दिया था ना, मनमाने ढंग से करों को एक प्रकार से लगा दिया जाता था। यानी पहले स्वतंत्रता दी, भाई किसी भी खेत पर तुम खेती कर सकते हो रैयतवाड़ी में, बाद में उस स्वतंत्रता को छीन लिया। सरकारी अधिकारी दबाव डालते थे कि तुमको इसी खेत पर खेती करनी पड़ेगी, और किसानों से राजस्व लेने के लिए किसानों पर क्या तरह तरह के अत्याचार भी किए जाने लगे खास तौर से। और बात करेंगे ना, मुनरोन जो बना था थोड़ा सा अलग था। बात यही है कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या है कि आपको कितना राजस्व देना है डिसाइड पहले से फिक्स हो जाता था। रैयतवाड़ी में क्या होता था, आपकी खेत को नापा जाता था, जोखा जाता था, आपकी खेत की भूमि कैसे है, मिट्टी कैसे है, और आपका खेत कहाँ पर है, इस हिसाब से क्या होता था, डिसाइड होता था कि आपको उस पर कितना राजस्व देना है, यानी उस पर कितना आपका राजस्व दिया जाएगा, आपको कितना टैक्स उस पर देना पड़ेगा, इस हिसाब से चलता था। ठीक है। अगली एक व्यवस्था और आती है जिसका नाम है महलवाड़ी व्यवस्था। ये वैसे बहुत कम आती है। महलवाड़ी का मतलब होता है कि पूरे गांव का जो राजस्व होता था, वह जो गांव का मुखिया होता था, या कह सकते मुकद्दम, उसको कई बार यहाँ बोलते थे मुकद्दम, गांव का जो प्रधान होता था, गांव का जो मुकद्दम होता था, वह पूरे गांव का क्या करता था, राजस्व को इकट्ठा करता था और सरकार के खजाने में जाकर के जमा करवाता था। यही है महलवाड़ी। महल का मतलब होता है गांव। क्या है महलवाड़ी, महलवाड़ी क्या है, महल का मतलब होता है गांव, और इसमें क्या है, गांव व्यवस्था है। इसमें जो गांव का मुकद्दम होता था, गांव का जो प्रधान होता था, वो क्या करता था, पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करता था और सरकार के खजाने में जाकर के क्या करता था, वह जमा करवाता था। यही है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में काफी दिक्कतें आई थी, कई बार बहुत ज्यादा लिया जाता था। ठीक है।
बढ़ा दिया जाता था। ये तीनों व्यवस्थाएँ, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएँ, 2 तो एग्ज़ाम में बहुत आती है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप में बताने का प्रयास किया। ख़ास तौर से अगर रैयतवाड़ी जो आपकी है और दूसरा जो अस्थायी बंदोबस्त है। और इसमें हमने एक और पढ़ा था अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बताया था मैंने आपको वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक क्या होता है? वाणिज्यिक मतलब यानी जैसे आप बात करेंगे खाने-पीने की खेती छोड़ कर के अगर हम ख़ास तौर से बाज़ार में बेचने के लिए अगर ख़ास तौर से अगर आप देखें जैसे गन्ने का उत्पादन हो, अफ़ीम है, ठीक है, चाय है या कपास है, ये इनको तो खाया जाता नहीं, इनको सिर्फ़ मार्केट में बेचने के लिए जब किसान बोने लग जाए, इसको बोलते हैं हम लोग वाणिज्यिक कृषि। यानी वाणिज्यिक कृषि मतलब खेत में बे यानी आप बेचने के लिए आप उसका उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अपने खाने-पीने के लिए नहीं, ठीक है? चलिए इसका ये तो चैप्टर होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे आपको क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है?